अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटी एश्योरेंस। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस इज डिफाइंड एज द ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स यूज्ड टू प्रोवाइड द स्टेक होल्डर्स विद डाटा नीडेड टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। कि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट जो है अपने कस्टमर को हैंड ओवर करनी होती है, उससे पहले आप उसका एक ऑडिट करते हैं, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, ताकि आप उसके बारे में जान सकें कि हमने जो प्रोडक्ट तैयार की है वो क्वालिटी वाइज जो है वो कितनी बेहतर है। क्या वो हमारे जो है स्टेक होल्डर्स या उससे रिलेटेड जो लोग हैं, कस्टमर्स वगैरह, उनके रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा भी उतरती है या नहीं। इट इज़ द डिग्री टू विच अ सिस्टम मीट्स स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस. It is also monitoring the process and products throughout the SDLC. और इसके अंदर आपने जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की जो एक्टिविटीज को फॉलो किया हुआ होता है, एक किस्म की आप उसकी मॉनिटरिंग भी कर लेते हैं कि क्या हमने वो सारे के सारे प्रोसेसेस को सही तरीके से फॉलो किया था या नहीं किया था। ठीक है। तो क्वालिटी जो है, क्वालिटी इंश्योरेंस जो है वो नाम क्या है कि आप क्वालिटी इंश्योरेंस के अंदर अपने प्रोजेक्ट का जो आप डिलीवर करना चाह रहे होते हैं उससे पहले आप उसका एक ऑडिट करते हैं। ठीक है। और आप देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो है वो क्वालिटी को मीट कर रहा है, एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, और हमारी एसटीएलसी के तमाम प्रोसेसेस को हमने फॉलो किया है या नहीं किया ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब इसको चेक करने का क्राइटेरिया क्या है, क्वालिटी इंश्योरेंस को चेक करने का क्राइटेरिया क्या होगा। बिलो आर द क्वालिटी इंश्योरेंस क्राइटेरिया अगेंस्ट विच द सॉफ्टवेयर वुड बी एवेल्युएटेड अगेंस्ट। तो अगर तो हम वो सॉफ्टवेयर इन क्वालिटीज के ऊपर पूरा उतरता है तो हम कह सकते हैं कि उस सॉफ्टवेयर को जो है वो एज ए क्वालिटी वाइज जो है वो बेहतर है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया वो है जी करेक्टनेस, कि उसके अंदर करेक्टनेस होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इंट्रोपैरेबिलिटी होनी चाहिए, मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए, टेस्टेबिलिटी यानी कि उसको इस्तेमाल करना आसान हो, उसको चेंज करना आसान हो, और उसको जो है टेस्ट करना आसान हो, और उसके अंदर मजीद मॉडिफिकेशन करना आसान हो, उसकी इंटीग्रेशन करना आसान हो, वो एफिशिएंसी वाइज जो है वो करेक्ट होना चाहिए, और वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए एज पर यूजर्स डिमांड जो है वो अपने आप को जो है वो चेंज करने वाला हो सॉफ्टवेयर। तो ये वो क्वालिटीज हैं जिनको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं उस एप्लीकेशन में कि क्या ये सारी की सारी क्वालिटीज पाई जाती हैं या नहीं। अब ये तो बात थी हमारे पास की चीज की, क्वालिटी एश्योरेंस की। क्वालिटी एश्योरेंस, अब क्वालिटी को एश्योर करना, देखिए कि एश्योरेंस वर्ड किससे निकला, एश्योर करना, कि इस चीज को मेक श्योर करना कि ये सारी की सारी क्वालिटीज आपकी एप्लीकेशन के अंदर पाई जाती हैं या नहीं। अच्छा, अब इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये सारे की सारी जो मैंने क्वालिटी पैरामीटर्स आपको बताए, ये क्वालिटी पैरामीटर्स को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इज अ सेट ऑफ मेथड्स used by organizations to achieve quality parameters or quality goals and continually improve the organization's ability to ensure that a software product will meet quality goals. कि जितने भी आपके पास ये क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, ये मेथड्स हैं, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन क्वालिटी पैरामीटर्स को फॉलो करती हैं। ठीक है। और ये नहीं कि एक दफा फॉलो करती हैं, कॉन्टिन्यूसली फॉलो करती हैं, ताकि उनका जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो क्वालिटी गोल्स को मीट कर सके, ना कि बिलो द स्टैंडर्ड जो है वो काम करें। देखें, सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे और अपनी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो लेवल की क्वालिटीज देंगे, इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटीज देंगे, तो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो मार्केट के अंदर ज्यादा होगी और आपके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा होगी। जिस तरह रात मैंने एक इंटरव्यू सुना, जो फीफा वर्ल्ड कप के, ये जो फुटबॉल बनाती है सियालकोट के अंदर कंपनी, कि वो देखें हर एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, हर कंट्री के लिहाज से उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को अकोमोडेट किया हुआ होता है। ऐसे ही भाई आईटी की एप्लीकेशंस हैं कि आईटी की एप्लीकेशन जो है किसी भी रंग और नस्ल के लिए नहीं बनाई जाती, किसी भी एरिया को स्पेसिफाई करते हुए नहीं बनाई जाती, बल्कि एज ए होल जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, सॉफ्टवेयर की तो दो टाइप्स होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, देखें हर इंसान, हर तबके के लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। वो अगर तो वो पैकेज सॉफ्टवेयर है, तो अगर तो वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को सामने रखते हुए उस
एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस जो है इसके अंदर प्लानिंग होती है, इसके अंदर डू चेक किया जाता है, फिर अपना प्लान किया जाता है, फिर परफॉर्म किया जाता है, फिर चेक किया जाता है, फिर एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। तो एक्चुअल में ये जो हमारा लाइफ साइकिल है सॉफ्टवेयर क्वालिटी को कंट्रोल करने का, ये इन 3 पैरामीटर्स के गिर्द घूमता है। नंबर 1 प्रोसेस, प्रोजेक्ट्स और रिसोर्स। कि अगर इन 3 चीजों को सही तरीके से आपने कंट्रोल कर लिया तो इट मींस कि आप अपनी प्रोजेक्ट की क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं। तो अब ये 3 जो चीजें हैं हमारे पास सामने, प्रोडक्ट, प्रोसेस और रिसोर्स, ये क्या है? हमारे पास 3 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करने में या मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करते हैं। तो टोटल क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ प्लान। प्लान से मुराद क्या है? इट इज द स्टेज वेयर द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस आर प्लान्ड। डू से क्या मीनिंग है जी? डू यूज अ डिफाइंड पैरामीटर टू डेवलप द क्वालिटी, के इसमें आप डिसाइड करते हैं कि किन पैरामीटर को मैंने सामने रखते हुए डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है। उसके बाद चेक। चेक का मतलब है स्टेज टू वेरीफाई इफ द क्वालिटी ऑफ द पैरामीटर आर मेट, कि क्या वाकई वो मेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक्ट, टेक करेक्टिव एक्शन इफ नीडेड एंड रिपीट द वर्क, कि अगर उसमें कोई बग आ गया, कोई रिस्क आ गया, तो उसको कंट्रोल करने के बाद उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म करना है हमने। ठीक है, ताकि जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर सके। तो ये जो 4 चीजें हैं इसके लाइफ साइकिल के अंदर, प्लान, डू, चेक और एक्ट, इनको आप नहीं भूलना। उसके बाद बात करते हैं जी इसकी खूबियां क्या हैं, क्वालिटी कंट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। प्रोसेस अडॉप्ट टू डिलीवर अ क्वालिटी प्रोडक्ट टू द क्लाइंट एट बेस्ट कॉस्ट, कि हम चाहते हैं कि जो हमने कॉस्ट डिसाइड की थी, जिसके साथ हमारी कस्टमर के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसी कॉस्ट को सामने रखते हुए हम अपनी प्रोडक्ट को मजीद बेहतर से बेहतर बनाकर उसको डिलीवर करें, हैंड ओवर करें। गोल इज टू लर्न फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन सो दैट क्वालिटी वुड बी बेटर ईच टाइम, कि अगर आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस या दूसरी कंपनीज की प्रोडक्ट्स को सामने रखते हुए अपनी प्रोडक्ट को तैयार करोगे ना, तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी ज्यादा ऐड कर सकोगे। जब आपको कंपैरिजंस मिल जाएंगे ना कि फलां कंपनी ने फलां प्रोडक्ट बनाई, उसके अंदर ये भी खूबियां थी, ये भी खूबियां थी, अगर उन्होंने ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाई, उसके अंदर उन्होंने ये फीचर्स डाले, अगर उन्होंने ये जो है आपकी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया तो उसके अंदर ये फीचर्स थे, तो उसको सामने रखते हुए आप उसके साथ कंपैरिजंस करवा के अपनी प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। टू अवॉइड मेकिंग एरर्स बाय प्रॉपर प्लानिंग, कि अगर तो आप चाहते हो कि भाई ड्यूरिंग डेवलपमेंट आपके पास एरर्स कम से कम हो, रिस्क कम से कम हो, तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर प्लानिंग करें। और देन एग्जीक्यूशन विद करेक्ट रिव्यू प्रोसेस, और जो आपको मैंने पहले बताया था कि जब भी आप क्या करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं रिक्वायरमेंट की फाइल्स का, तो आप साथ साथ एक रिव्यू रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो जितनी अच्छे तरीके से आपने उन रिव्यू रिपोर्ट्स को कंडक्ट किया हुआ होगा, उतने ही अच्छे तरीके से आप प्लानिंग कर सकेंगे, देन आप उसकी एग्जीक्यूशन कर सकेंगे। तो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? प्रोसेस अडॉप्ट किया जाए, आपके गोल्स को अचीव किया जाए, और आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपैरिजन करवाए जाए प्रोडक्ट के, और कोशिश की जाए कि एरर्स कम से कम आपके एप्लीकेशन के अंदर होने चाहिए। अब हमने बात कर ली सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल की भी बात कर ली और क्वालिटी एश्योरेंस की भी बात कर ली। अब देखते हैं मैनेजमेंट। व्हाट इज द सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट? कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी तो देख ली थी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस भी देख लिया था, अब उसको मैनेज कैसे करना है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंश्योर दैट the required level of quality is achieved by submitting improvements to the product development process। तो क्या हमने मेक श्योर किया है, इंश्योर किया है हमने एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर के नाते, हमने उसमें से मेक श्योर किया कि हम जो है किस क्वालिटी लेवल के ऊपर हम इस वक्त रिलाय कर रहे हैं? क्या वो सारी की सारी इंप्रूवमेंट्स हमने अचीव की हैं जो हम करना चाह रहे थे? SQA aims to develop a culture within the team। तो वो क्या करता है कि इन सारे लोगों की कोलैबोरेशन के साथ जो है इस तरह का एक एनवायरनमेंट पैदा करता है। एंड इट इज सीन एज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हर बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सही तरीके से अंदाजा होता है, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसके अंदर अपनी इनपुट्स देता है, जो भी टीम मेंबर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू इंश्योर इंडिपेंडेंट ऑफ कॉस्ट एंड स्केड्यूल एडहेरेंसेस।
कि जितने भी आपके पास जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज होती हैं वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि ये एज ए इंडिपेंडेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। जो आपका एसक्यूए होता है वो होता तो एस अपना पीएम के अंडर ही है, लेकिन उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो सारी की सारी चीजें होती हैं उसने भी टीम को जो है वो मिलाना होता है। मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था कि अगर एसक्यूए जो है वो ज्यादा गलतियां निकाल दे या टेस्टर ज्यादा गलतियां निकाल दे तो टीम मेंबर जो है उससे नाराज हो जाते हैं कि हम काम कर करके थक गए और ये बंदा हमारे काम के अंदर गलती पे गलती निकाला जा रहा है। लेकिन क्या है कि अगर ये बंदा सही तरीके से अपनी जॉब को परफॉर्म ना करे तो आपकी प्रोडक्ट जो है जब कस्टमर को डिलीवर की जाएगी तो आपको आपको जो है उसका फीडबैक बहुत बुरा मिलेगा। एक्टिविटीज ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं जी? सबसे पहली एक्टिविटी आपकी क्वालिटी एश्योरेंस है कि सब क्वालिटी एश्योरेंस को मेजर करना है। आपने मेक श्योर करना है कि क्वालिटी एश्योरेंस हो रही है या नहीं। QA एम एट डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, कि आपके इदारे के लेवल तक जो है वो आपने सारी की सारी क्वालिटी लेवल्स को मीट किया या नहीं किया। क्वालिटी की प्लानिंग करना, ठीक है, ये भी एक SQM का जो है एक एक्टिविटी है कि उसने श्योर करना है, उसने प्लान करना है, देन फिर उसने कंट्रोल करना है। क्वालिटी प्लानिंग में मैंने आपको पहले बताया कि आपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग देखनी है। मोडिफाई एज रिक्वायर्ड टू डेवलप अ क्वालिटी प्लान, कि क्वालिटी प्लान बनाना है कि किन किन चीज़ों को सामने रखते हुए हमने प्रोडक्ट को डेवलप करना है और किन किन जो है स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हमने इस एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, ठीक है, इसकी क्वालिटी को वेरीफाई करना है। तो वो स्टैंडर्ड्स भी आपके माइंड में होने चाहिए। तो डिफरेंट तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ACM के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, IEEE के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट स्टैंडर्ड्स लॉन्च किए गए हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से जो है स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनेशनली फॉलो किए जा रहे हैं। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल के बारे में क्या है कि इंश्योर दैट द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड, कि हमने वो फॉलो की है या नहीं की ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अगर तो फॉलो की है तो इट मीन्स कि आपने क्वालिटी की प्रोडक्ट तैयार की है। तो ये क्या है, ये कुछ एक्टिविटीज थी जो कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट है, उसको ये परफॉर्म करनी पड़ती है जो SQA होता है आपका। अब एक चीज है जी, रैंडम टेस्टिंग क्या है? व्हाट इज रैंडम टेस्टिंग? जब आपने देखो, जब आपने मेक श्योर करना है कि ये सारी की सारी एक्टिविटीज या पॉलिसीज या जो है स्टैंडर्ड्स हमने फॉलो किए या नहीं किए, तो आपको टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। जब तक आप टेस्टिंग नहीं करेंगे तो आपको आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी का अंदाजा कैसे होगा? तो अब एक टर्म निकलती है रैंडम टेस्टिंग। रैंडम टेस्टिंग आल्सो नोन एज मोंकी टेस्टिंग, इसको मोंकी टेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसको मोंकी टेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। इज अ फॉर्म ऑफ फंक्शनल ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट होती है। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आपको डिफरेंस मालूम होगा। अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है कि एक्सटर्नली प्रोडक्ट को चेक करना, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटीज को वेरीफाई करना एक्सटर्नल लेवल पे। और अगर आप इंटरनल लेवल पे उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है, जिसको ग्लास बॉक्स टेस्टिंग का नाम भी देते हैं। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे थे कि रैंडम टेस्टिंग जो है वो क्या है, इसको मोंकी टेस्टिंग भी बोलते हैं और ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का एक पार्ट है। दैट इज परफॉर्म्ड कब की जाती है? व्हेन देयर इज नॉट इनफ टाइम टू राइट एंड एग्जीक्यूट द टेस्ट्स, कि जब आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप कुछ पीस ऑफ कोड लिखें और पीस ऑफ कोड क्या करे, जब आप उसको एग्जीक्यूट करें तो वो आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट करेगा, वेरीफाई करके बता दे। यानी कि इन शॉर्ट के जब आपके पास इंटरनल टेस्टिंग का टाइम ना हो तो फिर आप एक्सटर्नल टेस्टिंग करते हैं। यानी जब आप इंटरनल मॉड्यूल्स को, लॉजिक्स को, लूप्स को, उसकी स्टेटमेंट्स को, एक एक लाइन को पढ़ के आप नहीं अंदाजा लगा सकते, ठीक है, तो फिर आप एक्सटर्नल उसकी टेस्टिंग करते हैं। यानी उसको आप इस्तेमाल करके देखते हैं, उस एप्लीकेशन को इनपुट्स देकर देखते हैं, उसके आउटपुट्स देखते हैं आप। तो इसको हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो रैंडम टेस्टिंग की खूबियां क्या है जी? रैंडम टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड वेयर द डिफेक्ट्स आर नॉट आइडेंटिफाइड इन रेगुलर इंटरवल्स, जहां पर आपको जो है उसके रेगुलर इंटरवल्स में आपको कोई डिफेक्ट्स नजर ना आ रहे हो, वहां पर फिर आप क्या करते हैं? रैंडम टेस्टिंग करते हैं। रैंडम टेस्टिंग, कभी किसी कंपोनेंट को पकड़ लिया, कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को पकड़ लिया। तो रैंडम इनपुट
is used to test the system reliability and performance। सिस्टम की reliability और performance चेक करने के लिए आप करते हैं। देखें, आपने एक लॉगिन पेज बनाया, लॉगिन पेज में ऑब्वियसली आप डिफरेंट तरह के यूजर नेम और पासवर्ड लगा लगा के चेक करेंगे डिफरेंट पैटर्न्स के मुताबिक कि क्या ये किस तरह की इनपुट्स को ये एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आप फॉर एग्जांपल साइन अप का ही पेज बना रहे हैं या आप कोई और इस तरह का डिजाइन कर रहे हैं जिसका डेटाबेस के साथ कनेक्शन है, तो क्या वो सही तरीके से आपकी कनेक्शन फाइल जो है वो वर्क कर रही है या नहीं गई। यानी कि जब आप इनपुट देते हैं तो वो डेटाबेस से कनेक्ट होता है या नहीं होता, वहां से वापस कोई रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता। तो ये सारे जो इंटरनल मॉड्यूल्स हैं ये सही तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, इसको फिर आप चेक करने के लिए डिफरेंट तरह की इनपुट्स जो है वो फ्रंट एंड पे देते हैं। तो रैंडम इनपुट इज यूज्ड टू द टेस्ट सिस्टम्स रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, सेव टाइम एंड एफर्ट देन द एक्चुअल टेस्ट एफर्ट। जो आपकी एक्चुअल टेस्ट एफर्ट थी, यानी कि एक लाइन आपको ओपन करके उसके कोड की पढ़ने में टाइम लगना था, आपने क्या किया, रैंडम टेस्टिंग से आपने अपना वो टाइम जो है वो सेव कर लिया। अदर टेस्टिंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड टू। तो आप इस टेस्टिंग को अगर परफॉर्म कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी और दूसरी तरह की टेस्टिंग की टाइप्स को यूज करने का जो है वो जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं जी, रैंडम टेस्टिंग के स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप, रैंडम इनपुट्स आर आइडेंटिफाइड, कि मैंने अब जो वो पेजेस को टेस्ट करना है या जो एप्लीकेशन को वेरीफाई करना है वो मैंने कौन सी इनपुट को देके वेरीफाई करना है। ठीक है, कि आपने उसे कहा जी आपने जो है इसका यूजर नेम जो रखना है उसमें आपने करेक्टर्स भी यूज करने हैं, स्पेशल करेक्टर्स भी यूज करने हैं, आपने अल्फाबेट्स भी यूज करने हैं। ठीक है, तो क्या आप अगर दो तरह की इनपुट लेके चेक करेंगे तो बेवकूफ़ी करेंगे। तो ऑब्वियसली जितनी तरह के आपने उसके पैटर्न के अंदर स्पेसिफाइड किए थे पैटर्न्स, उन्हीं तीनों तरह के जो है इनपुट पैटर्न को आप यूज करके उसकी इनपुट्स डिसाइड करेंगे। ठीक है, इनपुट्स आर आइडेंटिफाइड टू बी इवैल्यूएटेड अगेंस्ट द सिस्टम। टेस्ट इनपुट्स आर सिलेक्टेड, जब वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो फिर उसमें से इनपुट सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्टेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम टेस्ट डोमेन, टेस्ट आर एग्जीक्यूटेड यूजिंग दोज एंटर इनपुट्स, कि फिर आप उन इनपुट्स को बारी बारी पकड़ के आप उस सिस्टम को वो इनपुट्स पास करके देखोगे कि वो वर्क करता है या नहीं करता। record the results and compare against the expected outcomes, कि फिर आप अपने पास नोट डाउन करोगे कि मैंने ये इनपुट दी थी, इसका ये रिजल्ट आया, मैंने ये इनपुट दी, इसका ये रिजल्ट आया, ये इनपुट दी, ये रिजल्ट आया। तो जितने तरह के भी पैटर्न्स इनपुट के आपने डिसाइड किए हुए थे वो सारे के सारे पैटर्न जब आपके इनपुट्स परफॉर्म हो जाएंगी तो आपको उनके जो है अगेंस्ट जो रिजल्ट्स आए वो भी आपके सामने आ जाएंगे। देन फिर आप क्या कर सकेंगे, उनकी बेस पे आप डिसीजन ले सकेंगे। रिप्रोड्यूस, replicate the issues and raise defects, fix and retest। जब आपको उसके प्रॉब्लम्स पता चल जाएंगे तो फिर आप भाई उसको रिप्रोड्यूस भी कर सकेंगे, इश्यूज को हाईलाइट भी कर सकेंगे और देन आप उनको फिक्स करने के लिए भी अपने प्रोग्रामर को कह सकेंगे। अब बात करते हैं रिकवरी टेस्टिंग की, कि रिकवरी टेस्टिंग क्या है। रिकवरी टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। रिकवरी टेस्टिंग क्या है, एक नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है, टेक्निक है, परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू डिटरमिन, क्यों परफॉर्म की जा रही है, डिटरमिन करने के लिए कि हाउ क्विकली द सिस्टम कैन रिकवर आफ्टर इट हैज गॉन थ्रू सिस्टम क्रैश, कि अगर आपका हार्डवेयर फेलियर हो जाता है, आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है तो कितना आपको टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा आपके सिस्टम को रिकवर होने में। ठीक है, जिस तरह देखिए आपका सिस्टम अगर हैंग हो जाता है तो आप रीस्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो क्या वो जो आपने एप्लीकेशन ओपन की हुई थी वो सारी की सारी आपको दोबारा मिलती है या नहीं मिलती। तो रिकवरी प्रोसेस उसका जो है वो कितना स्ट्रांग है उसको टेस्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रिकवरी टेस्टिंग। रिकवरी टेस्टिंग इज द फोर्स्ड फेलियर ऑफ द सॉफ्टवेयर टू वेरीफाई इफ द रिकवरी इज सक्सेसफुल, कि आपकी अगर रिकवरी सक्सेसफुल हो रही है तो इट मीन्स कि आपने रिकवरी टेस्टिंग जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट कर ली है। रिकवरी टेस्ट करने का प्लान कैसे करते हैं। स्टेप नंबर 1, डिटर्मिनिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द रिकवरी प्रोसेस, कि रिकवरी प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होंगे। ठीक है, उनको वेरीफाई करो। वेरिफिकेशन ऑफ द बैकअप फैसिलिटीज, कि अगर तो मेरा सिस्टम क्रैश करेगा तो मेरे सिस्टम का जो डाटा है वो कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर महफूज होगा, किस किस तरह से ये फाइलों को रिस्टोर करेगा। इंश्योरिंग प्रॉपर स्टेप्स आर डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, टू वेरीफाई द कंपेटेबिलिटी ऑफ बैकअप फैसिलिटीज, कि ये ना हो कि आपने जो है बैकएंड पे डिवाइसें और तरह की लगाई हुई हैं, सिस्टम आपका जो है जब बैकअप लेने की कोशिश करेगा तो आपको वो बैकअप ही नहीं मिलेगा। समटाइम जो है आप विंडो को रिस्टोर करते हो, आप मोबाइल को रिस्टोर करते हो, पहले क्या करते थे विंडो को
जो है रिस्टोर करते थे तो वो सारी की सारी विंडो की एक्चुअल एप्लीकेशन हमारे सामने आ जाती थी, जो कुछ फाइल्स भी डिलीट हो जाती थी हमसे, वो भी हमारे वापस रिकवर हो जाती थी। तो सिस्टम जब भी भाई क्रैश होता है तो सिस्टम की रिकवरी के लिए आपको रिकवरी प्लान सेट करना पड़ता है। रिकवरी प्लान में उसकी रिकवरी डिवाइसेस आपकी और आपका पूरे का पूरा स्टेप बाय स्टेप आपने उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग द एबिलिटी, उससे पहले था प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग विद इन द टीम, कि आपको अपनी टीम को भी ट्रेन करना है जिन्होंने इसके ऊपर वर्क करना है, जिन्होंने बैकअप टेस्टिंग के ऊपर, बैकअप इसका जो है रिकवरी के ऊपर जो काम करना है, अपनी उस टीम को भी आपने ट्रेनिंग करवानी है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रिकवर फ्रॉम ऑल क्रिटिकल फेलियर्स, हर तरह के मसले मसाइल से आपने सिस्टम को बचाना है। मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग द रिकवरी प्लान एट रेगुलर इंटरवल्स, और जैसे जैसे आपके सिस्टम को आप डेवलप करते जा रहे हैं, अपडेट करते जा रहे हैं, वैसे साथ साथ ही आप अपने रिकवरी प्लान को भी अपडेट करते जाएंगे। अब हम देखते हैं जी व्हाट इज रिलीज कैंडिडेट, कि रिलीज कैंडिडेट क्या है, जिसको आरसी का नाम भी बोलते हैं। आरसी इज द बिल्ड रिलीज्ड इंटरनली टू चेक इफ एनी क्रिटिकल प्रॉब्लम हैव गॉन अनडिटेक्टेड इनटू द कोड ड्यूरिंग द प्रीवियस डेवलपमेंट पीरियड। ऐसा होता है इंडस्ट्री के अंदर कि जब आपका प्रोग्रामर जो है वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है, वो टास्क, वो माइलस्टोन, तो वो उसको, वो जो है वो लोकल आपके आईपी के ऊपर अपलोड करता है। ठीक है, तो उन्होंने एक आईपी अपना डिसाइड किया होता है, फ्लैट एप्लीकेशन के ऊपर आपने जाके ये पीस ऑफ कोड जो है वो आपने अपलोड करना है, ताकि रन टाइम पे जो है इसको ऑनलाइन इस एप्लीकेशन को जो है वो वेरीफाई किया जा सके। ठीक है, तो फिर जो है उसको जो है आपके जो है प्रोग्रामर के बाद जो है आपके टेस्टर या आपका एसक्यूए जो है वो उस पीस ऑफ कोड को आपके रिलीज जो वो आपने जो अपलोड किया हुआ होता है उसको चेक करते हैं, ताकि उसके अंदर कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो उसको चेक किया जा सके। तो वो जो एक पीस ऑफ जो पोर्शन है आपकी एप्लीकेशन का जो अपलोड किया जाता है उसको हम बोलते हैं रिलीज कैंडिडेट। ठीक है, have gone undetected into the code during the previous development period, यानी जो बातें, जो कमियां रह गई थी उसके अंदर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, उनको भी अचीव करने की कोशिश की जाती है। रिलीज कैंडिडेट्स आर नॉट फॉर प्रोडक्शन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट बट दे आर फॉर टेस्टिंग पर्पस ओनली, यानी कि उसको डेवलप करने के लिए अपलोड नहीं किया जाता, यानी सेपरेट नहीं किया जाता, बल्कि टेस्ट पर्पस के हवाले से, टेस्ट पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उस पोर्शन को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, उसको रिलीज किया जाता है, अपनी जो है डेवलपमेंट साइड से उसको हटा दिया जाता है कि इसके ऊपर हमने काम कर लिया है और अब आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करता है एसक्यूए या टेस्टर आपका, उसको टेस्ट करने के बाद एरर्स की जो बग्स आ रहे होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाता है और वो प्रोग्रामर और मैनेजर से शेयर कर देता है। ये प्रोसेस होता है। However, is the most of the cases there are no differences between the final build and the last release candidate, यानी समटाइम्स ऐसा होता है कभी कभी कि उन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, अगर वो कंप्लीट है तो वो उसी को ही आगे अपने कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, वही फाइनल बिल्ड बन जाती है। रिलीज कैंडिडेट टेस्टिंग जो है उसको किस तरीके से किया जा सकता है। रिलीज कैंडिडेट एंड बीटा टेस्टिंग आर डिफरेंट। रिलीज कैंडिडेट हैज वेरी फ्यू इश्यूज व्हेन कंपेयर्ड टू द बीटा टेस्टिंग बिल्ड। ठीक है, बीटा टेस्टिंग बिल्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम टेस्टिंग की टाइप्स पढ़ेंगे कि ये बीटा टेस्टिंग क्या चीज है। तो फिलहाल क्या है कि बीटा टेस्टिंग का जो वर्जन होता है, जो बीटा टेस्टिंग के लिए हम अप्लाई करते हैं, उसको हम कंपेयर कराएं अगर रिलीज कैंडिडेट के साथ, तो इसमें रिलीज कैंडिडेट जो है वो क्या है, उसके अंदर कुछ इश्यूज होते हैं। ठीक है, जबकि बीटा टेस्टिंग के लिए जो एप्लीकेशन हम चूज करते हैं उसके अंदर इश्यूज ज्यादा तादाद में होते हैं। ठीक है, यानी उसमें बात ज्यादा होते हैं। और रिलीज जो कैंडिडेट होता है वो एक किस्म की एक फाइनल आपकी बिल्ड होती है। ठीक है, बिल्ड से मुराद वो फाइनल आपकी उस उस एप्लीकेशन का एक वर्जन कह लो या उसका एक माइलस्टोन कह लो। ठीक है, if defects are found, then a round of testing is performed to ensure there are further issues. Simple. Verify installation issues for one final time. तो फिर आप उनको फिर दोबारा अपडेट करते हैं। परफॉर्म अदर क्रिटिकल वर्कफ्लोज टेस्ट अगेंस्ट रिलीज कैंडिडेट, और फिर जो आपने वो रिलीज कैंडिडेट आपने डिसाइड किया हुआ होता है उसके ऊपर फिर आप फर्दर जो है आप उसके ऊपर क्रिटिकल वर्कफ्लोज करते हैं, यानी उसको डिफरेंट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो है एनालिसिस करते हैं। अब इसमें जो बात की हमने रिलीज नोट्स की, जो ऊपर वाले पैराग्राफ में वर्ड आया बार बार 2 टाइम्स आया, तो अब ये रिलीज नोट क्या है।
रिलीज नोट इज एक डॉक्यूमेंट है विच इज रिलीज्ड एज ए पार्ट ऑफ द फाइनल बिल्ड, ठीक है, दैट कंटेन न्यू एनहांसमेंट्स दैट वेंट इन एज ए पार्ट ऑफ दैट रिलीज एंड आल्सो द नोन इश्यूज ऑफ दैट बिल्ड। अब वो जो आपने चेक किया था ना पार्ट, जिसको आपने रिलीज कैंडिडेट का नाम दिया था, तो उसको जब चेक किया आपने, तो अगर आपको कोई इश्यूज मिलते हैं तो उन इश्यूज को मैंने आपको बताया कि आप लिस्ट आउट करते हैं और फिर आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर और अपने प्रोग्रामर से शेयर करते हैं। तो वो जो फाइल बनाई जाती है जिसके अंदर वो इश्यूज लिखे जाते हैं, उस फाइल को, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं रिलीज नोट्स, ठीक है, जिसके जिसके ऊपर उसके एसक्यूए के या टेस्टर के कमेंट्स होते हैं उस पार्ट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन से रिलेटेड जिसको उसने टेस्ट किया हुआ होता है। रिलीज नोट्स आर यूजुअली रिटन बाय टेक्निकल राइटर। इसको कौन लिखता है भाई? टेक्निकल राइटर लिखते हैं। टेक्निकल राइटर्स की जॉब्स अवेलेबल होती हैं, विच आर कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट शेयर्ड विद क्लाइंट्स। और वो जो है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपके क्लाइंट से भी शेयर किया जाता है बाद में, ठीक है, कि इसके अंदर आपने इन इन तरह की इनपुट्स को देकर आप चेक कर सकते हो, तो इसके अंदर आपको कोई इशू नजर नहीं आएगा। Release notes also feed the process of end user documentation, user guide and training material। यानी जो आप आपके यूजर मैनुअल्स बनते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल्स बनते हैं, उनका भी आप इसको पार्ट बना सकते हैं। रिलीज नोट का फॉर्मेट क्या होता है, यानी रिलीज नोट किस तरह का हो सकता है? सबसे ऊपर हेडर होता है जी, हेडर के अंदर नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, हेडर के अंदर नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, किस के बारे में बना रहे हो, विच कैरीज प्रोडक्ट नेम, किस प्रोडक्ट के बारे में बना रहे हो, उसका रिलीज नंबर क्या था, रिलीज डेट क्या थी, रिलीज नोट डेट एंड वर्जन, उसका वर्जन भी मेंशन करते हैं आप लोग। उसके बाद ओवरव्यू देते हैं, एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड चेंजेस टू द रिसेंट सॉफ्टवेयर। और पहले उसके ऊपर पूरी हिस्ट्री आ रही होती है। अगर आपके पास जो है, जब आप क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट देखते हो ना, तो उसके पोर्शन के ऊपर आपको एक ऐसा एरिया मिलता है जिसके अंदर आप लिखते हैं वर्जन नाम 1 और उसकी डेट और आगे उसकी जो है चेंजेस जो आपने की हुई होती है, ठीक है। जो लोग प्रपोजल अभी गुजरे हैं प्रपोजल के फेज से, वो लोग बेहतर समझते हैं कि जब आपने प्रपोजल रिवाइज किया होगा तो उसके अंदर आपने वर्जन चेंज किया होगा, उसका डेट चेंज की होगी और आगे मेंशन किया होगा कि क्या क्या मैंने इसके अंदर रिकमेंडेशन जो थी वो अपडेट की है। तो ऐसे ही जो है आप उसके अंदर ओवरव्यू देते हैं। उसके बाद पर्पस क्या होता है, पर्पस बयान करते हो, एन ओवरव्यू ऑफ द पर्पस ऑफ द रिलीज नोट विच लिस्ट द न्यू फीचर, इनहेंसमेंट एंड डिफेक्ट्स ऑफ द करंट बिल्ड, ठीक है, इसके बारे में आप बताते हो। उसके बाद इशू समरी बनती है जिसके अंदर आप प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन अबाउट द डिफेक्ट्स। फिर आप एंड यूजर का इम्पैक्ट मेंशन करते हो, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एंड यूजर इम्पैक्ट ड्यू टू द डिफेक्ट, कि उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। देन फिर आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मेंशन करते हो। तो ये 6 चीजें उसके अंदर होती हैं जी, हेडर, ओवरव्यू, पर्पस, इशू समरी एंड यूजर इम्पैक्ट, देन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इस चीज की ये मैंने आपको बताया, जो रिलीज नोट होता है उसका ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिव्यू जो बार बार वर्ड आ रहा है, रिव्यू से क्या मुराद है, व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू? अ रिव्यू इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, यानी किसी चीज को पढ़ना, किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ के जायजा लेना, अंदाजा लगाना, उसका एनालिसिस करना बाय वन और मोर पीपल। हो सकता है एक बंदा पढ़ रहा हो या हो सकता है एक से ज्यादा पढ़ रहे हो, विद द मेन एम ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर। जो जितने भी पढ़ रहे हो उन सबका एक ही मकसद हो कि हमने इसमें से क्या करने हैं, हमने एरर ढूंढने हैं और फाइंड करने हैं और उनको रिमूव करना है। अर्ली इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, रिव्यूज आर यूज्ड टू वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स सच एज रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, सिस्टम डिजाइन, उसके बाद कोड और टेस्ट प्लान्स एंड टेस्ट केसेस, यानी इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो रिव्यू किया जाता है। तो रिव्यू पैनल्स भी हो सकते हैं, रिव्यू टीम्स भी हो सकती हैं, रिव्यू हेड्स भी होते हैं। रिव्यूज आर यूजुअली परफॉर्म्ड मैनुअली while static analysis of the tool is performed using tools, ठीक है। तो आप इसको क्या करते हैं कि आप इसको मैन्युअली चेक करते हैं, हर एक एक वो पोर्शन को आप मैन्युअली उसका जायजा लेते हैं, ठीक है। और जो आपने एप्लीकेशन बनाई होती है उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप जो है वो आप मैन्युअली चेक करते हैं, ठीक है। और कई दफ़ा एप्लीकेशंस को भी इस्तेमाल किया जा सकता है उनको रीड करने के लिए, चेक करने के लिए, गलतियां फाइंड करने के लिए, प्रेसिजन वगैरह चेक करने के लिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिव्यू प्रोसेस, इसका मकसद क्या है जी, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? सबसे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो क्या है हमारे पास, इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिव्यू प्रोसेस। पहली क्या है, प्रोडक्टिविटी ऑफ डेव टीम is improved and time scales reduced because the correction of defects in early stages, and work products will help to ensure that those work products are clear and unambiguous। कि शुरू में ही अगर आप उस प्रोडक्ट का रिव्यू कर लेते हैं तो आपको उसके अंदर आने वाली गलतियों का अंदाजा हो जाता है और आप ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो है वो अपने टाइम को फिर आप
सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है उसका। देन उसके बाद क्या है आपके पास, उसके बाद दूसरा फायदा क्या है, टेस्टिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। शुरू में ही आपको आपके बग्स का अंदाजा हो जाता है एंड टाइम भी आपका जो है वो रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट कम हो जाती है बिकॉज फीवर डिफेक्ट। तो आपकी जब आपके डिफेक्ट कम आएंगे इट मीन आपकी कॉस्ट कम आ रही है। जब डिफेक्ट ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो डेवलपर को टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा, टेस्टर को टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो आपके जो है आपकी उसकी कॉस्ट इंक्रीज होने का खर्चा होता है। लेकिन अगर आप उसको रिव्यू प्रोसेस में डालते हैं तो फिर आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ड्यूरिंग रिव्यू प्रोसेस। इस अब आपके पास कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं ड्यूरिंग रिव्यू प्रोसेस। नंबर वन जी, आपके पास डेविएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड्स आइदर इंटरनली डिफाइंड और डिफाइंड बाय द रेगुलेटरी और द ऑर्गेनाइजेशन। कि हो सकता है कि आपने अब आप कभी उसको आप कह रहे हो कि मैंने चेक करना है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है कि नहीं। फिर आप कहते हो जी जो रेगुलेटरी बॉडी जिसने अप्रूव करनी है, जिस इंडस्ट्री ने या जिस इदारे ने या जिस मिनिस्ट्री ने वो प्रोडक्ट अप्रूव करनी है, उसके स्टैंडर्ड्स को भी आपने देखना है। और फिर जिसको आपने डिलीवर करना है, जो आपसे बनवा रहा है, आपका जो वेंडर है, जो सॉरी जो आपका कस्टमर है, उसके भी आपने सारा कुछ देखना है। ठीक है, तो इन तीनों तरह के जो है लोगों की जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें अगर आपकी थोड़ी बहुत भी एम्बिग्यूटी आ जाती है तो आपको कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, आप थोड़ा सा जो है वो आप जो है उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा आपको इशू आ सकता है। दूसरा क्या जी, रिक्वायरमेंट डिफेक्ट हो सकती है, डिजाइन डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, डिजाइन का भी डिफेक्ट निकल सकता है, रिक्वायरमेंट का भी डिफेक्ट निकल सकता है, इनकरेक्ट इंटरफेस स्पेसिफिकेशन भी हो सकती है। तो अगर तो ये भाई ये चार काम हो सकते हैं, तो ये चार से ज्यादा और भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल बन सकती हैं कि आपको रिव्यू प्रोसेस के दौरान ये डिफेक्ट्स मिल सकते हैं। रिव्यू स्टेजेस कौन कौन सी हैं जी, जब हमने रिव्यू करना है किसी भी डॉक्यूमेंट का तो उसके अंदर आपको ये जो है ये फेजेस सामने लाने पड़ेंगे। सबसे पहला फेज कौन सा है जी, सबसे पहला फेज आपके पास क्या है, आपके पास प्लानिंग, उसके बाद चेकिंग एंट्री क्राइटेरिया। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंटिंग आपके इंसिडेंट्स, उसके बाद आप उसकी रिव्यू मीटिंग्स करेंगे, फिर उसको एग्जामिन करेंगे, फिर उसका रीवर्क करेंगे, फिर डिफेक्ट फिक्सिंग करेंगे, फिर फॉलो अप मीटिंग्स होंगी। उसके बाद फिर आप उसकी चेकिंग एग्जिट क्राइटेरिया देखोगे कि अब मैंने मजीद इसको मजीद तो नहीं इसको रिव्यू करना, अगर नहीं करना तो फिर आप नेक्स्ट प्लानिंग की तरफ चले जाओगे। तो ये आपका जो साइकिल है, ये आपका इंडिविजुअल जो है वो आपका आप परफॉर्म करते रहते हैं या टीम्स की फॉर्म में भी परफॉर्म करते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जी स्केजुलिंग की कि स्केजुलिंग क्या है, व्हाट इज स्केजुलिंग। The software schedule is directly correlated to the size of the project, effort and cost involved। तो इन तीन चीजों के ऊपर बेस कर रहा होता है एक्चुअल में आपका स्केजुअल। ठीक है, तो scheduling is done for three primary reasons। किस वजह से, पहले रीजन टू कमिट द टाइमलाइन, तो टाइमलाइन को मीट करना चाहता हूँ मैं इसलिए scheduling करना चाहता हूँ। टू एस्टिमेट रिसोर्सेज, मुझे कितने चाहिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए मैं scheduling करना चाहता हूँ। टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू एलोकेट फंड्स और गेट अप्रूवल, और किस तरीके से मैंने चीजों को लेकर चलना है, किसको पहले परफॉर्म करना है, किसको बाद में परफॉर्म करना है। तो आप क्या करते हैं, आप फिर इस तरह से आप जो है इसलिए आप अपनी स्केजुलिंग को परफॉर्म करते हैं। सॉफ्टवेयर स्केजुअल फीचर्स, सॉफ्टवेयर स्केजुअल फीचर्स, सॉफ्टवेयर स्केजुअल फीचर्स कौन, इसके फायदे क्या क्या होंगे जी। सबसे पहला फायदा क्या होगा, स्केजुलिंग इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस इन सिमिलर प्रोजेक्ट्स। स्केजुलिंग इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस इन सिमिलर प्रोजेक्ट्स, कि आपको जो है वो अगर आप उसकी स्केजुलिंग कर लेते हैं तो उस तरह के और प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आपकी उसके उसमें आपकी हेल्प करेगा। सॉफ्टवेयर स्केजुलिंग इज डन टू इंश्योर द क्रिटिकल माइलस्टोन डेट्स, डिपेंडेंसी डेट्स आर अचीव्ड। तो मैंने आपको सीपीएम भी पढ़ाया था, तो सीपीएम में हमने डिस्कस किया था कि स्केजुलिंग के हमें क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, तो आपकी डिपेंडेंसी का पता चल जाता है, माइलस्टोन्स का पता चल जाता है, और आपने किसको कब अचीव करना है ये पता चल जाता है। The assumptions made for scheduling is well documented। ठीक है, the scheduling is usually shared to the stakeholders। आपके एग्रीड जो साइन किए होते हैं जिनके साथ आपने प्रोजेक्ट्स उनके साथ शेयर करते हो, स्टेक होल्डर के साथ शेयर करते हो, अपनी टीम के साथ भी शेयर करते हो। तो इतने सारे आपको जो है स्केजुलिंग के फायदे होते हैं। ठीक है, अब जो है लास्ट टॉपिक हमारा वो क्या है जी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान कैसे बनाया जाए। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान कैसे बनाया जाए। Abbreviation abbreviated as SQAP, the Software Quality Assurance Plan comprises of the procedures, techniques, and tools that are employed to make sure that the product
आर सर्विस अलाइन विद द रिक्वायरमेंट्स डिफाइंड इन द एसआरएस, कि जो हमने एसआरएस के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, क्या हमने उन सारी की सारी सर्विसेज को जो है अलाइन किया या नहीं किया। इसको परफॉर्म करने के लिए अगर आप कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करते हो, कुछ टेक्निक्स फॉलो करते हो, कुछ टूल्स फॉलो करते हो, तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का प्लान बना रहे हो। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपकी डेवलपमेंट इन्वॉल्व होती है। डेवलपमेंट में अगर बात की जाए तो रिसर्च एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, रिसर्च और एनालिसिस किया जाता है। बेसलाइन सिस्टम की बात की जाए तो प्रोटोटाइप डिजाइन की बात हो रही होती है। टेस्टिंग के अंदर प्रोडक्शन के अंदर टेस्टिंग और प्लानिंग की बात की जा रही होती है। रिलीज टू मार्केट के अंदर आप डिलीवर और सपोर्ट की बात कर रहे होते हैं। तो ये सारी जो 4 फेजेस हैं, ये आपके मिलके जो है वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो इन सब की इंडिविजुअली आपको जो है वो प्लानिंग करनी पड़ती है। द प्लान आइडेंटिफाई द एसक्यू रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द टीम, लिस्ट द एरियाज दैट नीड टू बी रिव्यूड एंड ऑडिटेड। इट आल्सो आइडेंटिफाइज द एसक्यू वर्क प्रोडक्ट्स। द एसक्यू प्लान डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ द बिलो सेक्शंस। नंबर 1, आपका पर्पस सेक्शन होना चाहिए, रेफरेंस सेक्शन होना चाहिए, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सेक्शन उसके अंदर होना चाहिए, प्रॉब्लम रिपोर्टिंग एंड करेक्टिव एक्शन होना चाहिए उसके अंदर। उसके बाद टूल्स और टेक्नोलॉजीज और मेथोडोलॉजीज कौन से यूज आप करने हैं वो होने चाहिए उसके अंदर। और आपका कोड कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद आपके रिकॉर्ड्स होने चाहिए, रिकॉर्ड में आपकी कलेक्शन, मेंटेनेंस एंड रिटेंशन, उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और लास्ट में आपके पास जो है, आपने उस एप्लीकेशन को किस तरीके से टेस्ट करना है उसकी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 8 आपके पास जो है, आपके पास सेक्शन होने चाहिए आपका जो एसक्यू प्लान डॉक्यूमेंट होता है उसकी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक आज का जो है हम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।